Welcome to History Dreamer. Today we will learn about the राजा राममोहन रॉय. ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट जाने वाला है जो कि ऑनर्स के बच्चों के लिए भी काम देगा और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए भी, और उसके साथ जो इलेक्टिव के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए पेपर 2 में आता है हिस्ट्री इलेक्टिव पेपर 2. तो लेट्स स्टार्ट. राजा राममोहन रॉय के बारे में आज बहुत कुछ जाना है और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जाना है और उसके साथ उनका लाइफ और उनका अचीवमेंट के बारे में जानना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो राजा राममोहन रॉय वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रिनासा. तो जो नव जागरण है उसके पहले वो फादर उनको बोला जाता है, इंडिया के नव जागरण के फादर है. और अन ए टायरलेस सोशल रिफॉर्मर हु इनागोरेटेड द एज ऑफ एनलाइटमेंट एंड लिबरल रिफॉर्मिस्ट मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया. जो पहला मॉडर्नाइजेशन वो स्टार्टेड बाय द राजा राममोहन रॉय. एंड उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियंस रिनाशा. और उनको एक सोशल रिफॉर्मर भी बोला जाता है. और उसके साथ वो जो समाज में एनलाइटमेंट भी पहले वो इंसान थे जो कि लाए थे. बहुत सारा चीज़ को वो अबोलिश करने का कोशिश किए थे और बहुत मेहनत किए कि सोशल इक्वालिटी लाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए. तो देखते हैं उनका लाइफ क्या है. तो जो लाइफ है, पहले राजा राममोहन रॉय जो पैदा हुए थे 22 मई 1772 में राधानगर, बंगाल का राधानगर में पैदा हुए थे. और वो बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे. ठीक है, तो फिर देखते हैं राजा राममोहन रॉयज अर्ली एजुकेशन इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ पर्शियन. तो पर्शियन भी पढ़े थे, अरबिक भी सीखे थे. कहाँ पे? पटना से वो हासिल किए थे पर्शियन एंड अरबिक. वेयर ही रीड, कुरान भी पढ़े थे. The works of Sufi mystic poets and Arabic translation of the works of Plato and Aristotle. जो प्लाटो और अरिस्टोटल का जितना सारा अरबिक ट्रांसलेशन था उसे पढ़े थे. और बनारस में वो क्या किए थे ना, संस्कृत एंड रीड वेदा और उपनिषद भी पढ़े थे. वो रिलीजन में कुछ डिफरेंस नहीं देखते थे. जो भी लैंग्वेज हो, जो भी मतलब सच्चा हो, अच्छा चीज़ हो, तो वो उसको एजुकेशन के आकार में हासिल करते थे. ठीक है, तो फिर देखते हैं रिटर्निंग टू हिज विलेज. गांव को आने के बाद एट द एज ऑफ 16 साल के जब थे वो, जब गांव को आए, ही रोट ए रैशनल क्रिटिक ऑफ हिंदू आइडोलरशिप. मतलब वो क्या किया ना, एक मतलब जो रैशनल वाला था, मतलब आर्गुमेंटेटिव, मतलब जो कि रैशनल वे में एक चीज़ को हम लोग देखते हैं, वो क्रिटिक के हिंदू मतलब हिंदू आइडल वर्शिप के बारे में. एक जो आइडल वर्शिप, जो पूजा, देवता को पूजा किया जाता है, बहुत सारा आइडल को पूजा किया जाता है, तो उनके बारे में एक क्रिटिक, रैशनल क्रिटिक, मतलब सही सोच वाला, वितर्क वाला, मतलब उसको एक क्वेश्चनेबल क्रिटिसिज्म किए थे हिंदू आइडल वर्शिप को. ठीक है, तो फिर देखते हैं फ्रॉम 1803 से 1814 तक कहाँ पे वो काम किए. ही वर्कड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो काम किए एज ए पर्सनल दीवान. किस किस के पर्सनल दीवान होकर इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का लिए काम किया 1803 से लेकर 1814 तक. और पर्सनल दीवान बन के काम किए किस किस का, वुडफोर्ड का और डिग्बी का. ठीक है, डिग्बी और वुडफोर्ड के पर्सनल दीवान बन के काम किए. तो नेक्स्ट देखते हैं 1814 में क्या किए. ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब एंड मूव टू कलकत्ता. तो 1814 में वो जॉब को छोड़कर कलकत्ता चले गए. और इन ऑर्डर टू डिवोट हिज लाइफ टू रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. मतलब समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स था, और जितना सारा सुपरस्टिशियस बिलीव्स, इविल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में प्रिवेल था, उसको स्टॉप करने के लिए वो कोशिश किए 1814 के बाद. तो फिर यहाँ देखते हैं इन नवंबर 1930 ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड के लिए चले गए 1930 से, टू बी प्रेजेंट देयर टू काउंटर अटैक द पॉसिबल नूलिफिकेशन ऑफ द एक्ट बैनिंग सती. तो सती जो उच्छेद हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सी गलती हो गया है. ये तो 1830 होगा, ये गलती से 1930 हो गया है. तो ये है बैनिंग सती. सती को 1829 में बैन किया गया था. तो ये जो बैन करने के पहले यहाँ पे थोड़ा से टाइम पीरियड भी कोई कोई बुक में थोड़ा से गलत देता रहता है. तो इस अराउंड इस टाइम पे वो इंग्लैंड जब गए तो वो सती को प्रिवेल कर, मतलब सती को दूर करने के लिए
पूरा वो एक्ट के एक एक्ट पास हुआ जो उसके एक्ट के मतलब बिफोर द पासिंग ऑफ एक्ट, तो बहुत वो कोशिश किए थे, मेहनत किए कि सती को पूरा उच्छेद करेंगे। ठीक है, पहले सतीदाह प्रथा था जो कि किसी का शौहर मर जाता था तो उसके आग में इसको लेके जला देते थे। न बदू भी हो, 2 दिन भी हो उसका शादी को, बट उसको लेके जला देते थे। तो ये सिस्टम को पूरा अगेंस्ट किए थे, क्योंकि उनकी जो मतलब भाई की जो बीवी थी, उनके भाई के डेथ के बाद उनकी बीवी को ऐसे सती किया गया था और बहुत उनको तकलीफ हुआ था, बहुत मतलब वो सोचे थे उसके बारे में, इसलिए वो रिफॉर्म्स लाने के लिए भी कोशिश किए। राम मोहन रॉय वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा। तो राजा राम मोहन रॉय, पहले उनका नाम नहीं था, राम मोहन रॉय था, तो उनका नाम पहला राजा दिया गया था किसके द्वारा, जो कि जो हमारे मुगल एम्परर थे उनका नाम था अकबर सेकेंड। वो पहली बार राजा टाइटल दिए थे। हुज ग्रीवांसेस द फॉर्मर वाज टू प्रेजेंट बिफोर द ब्रिटिश किंग इन हिज एड्रेस एंटाइटल्ड। तो उनका और एक था इनागुरेटर ऑफ द मॉडर्न एज, उनको बोला जाता है इनागुरेटर ऑफ मॉडर्न एज, जो मॉडर्न एज क्रिएट हुआ तो उसको भी राजा राम मोहन रॉय स्टार्ट किए। तो इसलिए टैगोर उनको बोले, राम मोहन रॉय को टैगोर उनको बोले उनके लैंग्वेज में, ए लुमिनस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इतिहास में एक लुमिनस स्टार, जलता हुआ स्टार रहे कौन, राजा राम मोहन रॉय। फिर राजा राममोहन रॉय वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न मॉडर्न थॉट एंड स्ट्रेट ऑन रैशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। वो पूरा जो भी करते थे पूरा आर्गुमेंटिव, मतलब एक चीज़ को क्वेश्चनेबल चीज़ के ऊपर वो मतलब अपना थॉट रखते थे, उसके साथ मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में वो अपना थॉट को रखते थे, और उसके साथ वेस्टर्न मॉडर्न थॉट को वो बहुत एक्सेप्ट कर लिए थे, क्योंकि एक चीज़ को वो मतलब रीजनेबल वे में उसको सोचेंगे समझेंगे, फिर क्यों इम्प्लीमेंटेशन हुए उसको समझेंगे। ऐसे नहीं कि सुपरस्टिशियस बिलीव के हिसाब से ये चीज़ है, ये चीज़ प्रिवेल हो रहा है, ये गलत है कि सही है, ये चीज़ को वो लोग ना समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेना, ऐसे उनके पास नहीं था। वो हमेशा रैशनलिस्टिक वे में सोचते थे हर चीज़। Raja Ram Mohan Roy concluded that religious reform is both social reform and political modernization. तो पॉलिटिकली मॉडर्नाइजेशन को भी बिलीव करते थे, उसके साथ सोशल रिफॉर्म भी करना चाहते थे। राजा राम मोहन रॉय बिलीव दैट each sinner must make restitution for his sins, and it is to be done through self purification and repentance and नॉट थ्रू sacrifices and rituals। तो वो बोलते थे जब एक इंसान गलती कर रहा है तो वो अपना रिपेंटेंस मतलब अपना जो बोलते हैं प्रायश्चित के द्वारा वो खुद को मुक्ति कर सकता है, प्यूरिफाई कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैक्रिफाइस करे, मतलब बलि दे, उसके साथ रिचुअल्स को बिलीव करे, रिचुअल्स के ज़रिए से वो भगवान के तक पहुँचेगा और साफ होगा, मतलब प्यूरिफाई होगा, ऐसे कुछ नहीं है। उनका कहने का मतलब जो भी हो, जो भी सिनर है, जो भी पापी है, तो पापी उसका प्रायश्चित के द्वारा वो अपने आप को बुरे चीज़ से मुक्ति कर सकता है। ही बिलीव्ड इन सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी में बिलीव करते थे। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। वॉज स्ट्रॉन्ग अपोजर ऑफ द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के स्ट्रॉन्ग अपोजर थे, मतलब वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ही वॉज ए ब्राह्मीण बट ही वॉज नॉट सपोर्टिंग टू द कास्ट सिस्टम, ही वॉज अपोजिंग vehemently to caste system. राजा राममोहन रॉय वॉज अट्रैक्टेड टू इस्लामिक मोनोथेइज्म। इस्लाम में जो मोनोथेइज्म है, एकतावाद, मतलब एक धर्म को, एक गॉड को पूजा करना, तो ये चीज़ राममोहन रॉय को बहुत पसंद आया था और इस्लामिक थॉट से बहुत प्रभावित हुए थे। ही सेड दैट मोनोथेइज्म इज ऑल्सो द फंडामेंटल मैसेज ऑफ वेदांता। जो हमारा हिंदू धर्म का जो वेदांता है वो भी एक ही मैसेज दे रहा है, मतलब एक ही गॉड को पूजा करने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं मोनोथेइज्म हिंदुइज्म में भी है बट लोग नहीं समझते। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन उनका क्या क्या था, रिलीजियस रिफॉर्म्स। पहले रिलीजियस रिफॉर्म्स से देखेंगे। राजा राममोहन रॉयस फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, वो एक बुक पब्लिश किए थे, उसका नाम था तुहफत उल मुआहिदीन। ठीक है, गिफ्ट टू थेइस्ट, मतलब तुहफातुल मुहिद्दीन। तो ये पब्लिश हुआ था 1803 और 4 में। तो एक्सपोज्ड irrational religious beliefs and corrupt practices of the Hindus as the belief in revelations, prophets and miracles। तो वो एक बुक लिखे थे, उसका नाम था तुहफत उल मुहाइदीन। इसमें वो क्या किए थे ना, बहुत सारा जो थे, मतलब वो जो पब्लिश हुआ था 1803 और 4 के आसपास, तो वो उसमें सब
खुल के बताए थे, जो हमारा कितना करप्शन चल रहा है, करप्टेड प्रैक्टिसेस जो है, लोगों का बिलीव जो है, प्रॉफिट्स के ऊपर में जो बिलीव है, मिराकल्स में जो बिलीव है, ये सब चीज़ को वेहेमेंटली अपोज किए थे। बोले कि ये सब चीज़ बहुत गलत है, मतलब ये बहुत गलत है, मतलब वो बुक में बहुत सारा चीज़ एक्सपोज किए थे हिंदुइज्म के बारे में। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं इन 1814 में क्या किए ना, वो एक सभा बनाए, सभा का नाम था आत्मीय सभा इन कलकत्ता टू कैंपेन अगेंस्ट आइडोल्ट्री। बहुत सारा देवता को पूजा करना इसके अगेंस्ट में, कास्ट रिजिडिटी में, जो कास्ट सिस्टम का बहुत खतरनाक कास्ट सिस्टम था उसके बारे में, मीनिंगलेस रिचुअल्स, जो रिचुअल्स जरूरी नहीं है, जिसका मीनिंग ही नहीं है, तो जो रिचुअल्स माना जा रहा है उसके अगेंस्ट में, एंड सोशल इल्स के बारे में। सोशल इल्स मतलब क्या, सामाजिक अव्यवस्था, जो सामाजिक जो जितना खराब रिचुअल्स रहता है समाज में, तो उसके अगेंस्ट में थ्रू द formation of Atmiya Shava in 1814, he tried to take a great campaign against idolatry, caste rigidity, meaningless rituals and other social ills। ठीक है, जितना सारा बुरा चीज़ सब था उसके अगेंस्ट में कैंपेन स्टार्ट किए थ्रू द आत्मीय सभा, जो कि फॉर्मेशन हुआ था 1814 में। ही क्रिटिसाइज्ड द रिचुअलिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड रिजेक्टेड क्राइस्ट एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो वो ऐसे भी किए, खाली हिंदू धर्म को टारगेट नहीं किए, क्रिश्चियनिटी में भी जो बोले कि जो इनकारनेशन ऑफ गॉड, अल्लाह मतलब गॉड का इनकारनेशन हुआ है, मतलब भगवान का इनकारनेशन हुए क्राइस्ट के हिसाब में, क्राइस्ट के आकार में, ये भी गलत है, वो इनको भी अपोज किए। इसके लिए वो 1820 में एक लिखे प्रिसेप्ट टू जीसस, एक बुक लिखे प्रिसेप्ट टू जीसस। तो इसमें भी वो बहुत कुछ अपोज किए। ही ट्राई टू सेपरेट द मोरल एंड फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। जो न्यू टेस्टामेंट में जो भी चीज़ है, फिलोसफिकल मैसेज है और जो मोरल है, ये दोनों को सेपरेट करना चाहिए। व्हिच ही प्रेज्ड फ्रॉम द मिरेकल स्टोरीज। तो ऐसे कुछ चला था, मतलब रिफॉर्म्स ला रहे थे, सोसाइटी में रिफॉर्म्स ला रहे थे। उसका सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या है, राजा राममोहन रॉय कंसीव्ड रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस एसोसिएशंस आज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ही फाउंडेड आत्मीय सभा, एक आत्मीय सभा बनाए जो कि 1815 में बनाए आत्मीय सभा, द कलकत्ता यूनिटारियन। हाँ, ये जो है आत्मीय सभा, इसको कभी कभी कोई बुक में 1814 भी देता है, 1815 भी देता है। यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे, जस्ट लाइक दैट लग रहा है जैसे कि पढ़े थे। हाँ, आत्मीय सभा यहाँ पे पढ़े थे 1814 में। तो 1814 1815 दिया रहता है, मैं इसलिए दोनों को मेंशन कर दी हूँ। द कलकत्ता यूनिटारियन एसोसिएशन जो बना था 1821 में, ये इसको थोड़ा याद रखना है, यूनिटारियन एसोसिएशन 1821 में, आत्मीय सभा 1814 और 15 में, ब्रह्म सभा जो कि 1828 में, एंड लैटर बिकेम, मतलब एक है आत्मीय सभा 1815 में, यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 में, ब्रह्म सभा होता है 1828 में, लैटर बाद में ये हो गया ब्रह्म समाज, ब्रह्मा समाज हो गया 1830 में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ही कैंपेन्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में गए, फिर अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में गए, सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट में गए, यूज ऑफ इंटॉक्सिकांट्स के अगेंस्ट में गए। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज पायोनियर थॉट्स एंड एक्शन ऑन इमांसिपेशन ऑफ वीमेन एंड स्पेशली ऑन द अबोलिशन ऑफ सती एंड विडो मैरिज। तो विडो मैरिज के अगेंस्ट में भी गए, सॉरी विडो, और विडो को पहले मैरिज करने अलाउ नहीं किया जाता था, उनको लंडा करके यहाँ मतलब उनके चेहरे को कोई नहीं देख रहे थे। तो ऐसे ही कुछ, मतलब विडो, जब एक लड़की 15 साल की लड़की एक बुढ़ा को शादी हुई, मतलब उसको 29 ईयर्स हो रहा होगा कि 38 ऐसे टाइप का लड़के को जब शादी हुई, वो लड़का जब मर गया तो लड़की को सती होना पड़ता था, नहीं तो विडो होके रहना, जिंदगी भर तक विडो होके रहना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वो क्या कहना, विडो को रीमैरिज करने के लिए भी प्रोत्साहित किए और उसके साथ सती को भी बैन करने का कोशिश की। ही अटैक्ड चाइल्ड मैरिज को भी अटैक किए, और वीमेन को एजुकेशन को वो बहुत सारे मतलब कोशिश किए, और डिग्रेडेड स्टेट ऑफ विडोज के कंडीशन को मतलब वो सुधार लाने के लिए कोशिश की। डिमांडेड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर वीमेन। तो वीमेन को प्रॉपर्टी का अधिकार भी नहीं था, तो प्रॉपर्टी का अभी जो कि मतलब लॉ के हिसाब में, अभी मॉडर्न सोसाइटी में लॉ के हिसाब में एक वीमेन का भी राइट्स रहता है उसके बाप की संपत्ति के ऊपर, पहले नहीं था। तो वो चीज़ भी राजा राममोहन रॉय पहले क्वेश्चन उठाए थे।
तो फिर देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि मैं अभी बोली थी। ब्रह्म सभा बना था 1828 में और ब्रह्म समाज बना था 1830 में। इट्स चीफ एम वाज टू वर्शिप ऑफ द इटरनल गॉड। इसका चीफ एम था कि इसका एक ही गॉड है जो कि इटरनल है, जो कि सर्वविद्यमान है, उसको हम लोग पूजा करेंगे। इट वाज अगेंस्ट द प्रीस्टहुड, जो कि प्रीस्ट रहते हैं, जो पैसा लेते हैं, मतलब बहुत सारे पंडा ऐसे टाइप के रहते हैं जो कि मतलब उनका मीडियम से आप गॉड तक पहुंच सकते हो, ऐसा कुछ रहता है मीडियम। बट वो मीडियम को हटाने का कोशिश किए थे, बोले थे नो प्रीस्टहुड, नो रिचुअल्स, नो सैक्रिफाइसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम डायरेक्टली भी अल्लाह के साथ, मतलब खुदा के साथ, जो कि भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इट फोकस्ड ऑन प्रेयर्स, मेडिटेशन के ऊपर फोकस किया था, प्रेयर्स के ऊपर फोकस किया था, रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, बुक्स पढ़ने में मतलब फोकस किया था। इट बिलीव इन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, हर रिलीजन का एक यूनिटी को वो बिलीव कर रहा था, ये जो समाज है। इट वॉज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। इट लेड टू emergence ऑफ रैशनलिज्म एंड enlightenment इन इंडिया विच इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो कि ये पहला मूवमेंट ऐसा था जो कि मॉडर्न सोसाइटी में मतलब एक रैशनलिज्म, मतलब हर चीज़ एक रैशनल वे में, भौतिकवाद के आकार में, मतलब एक चीज़ को मतलब रैशनल वे में सोचना, एनलाइटमेंट लाना, माने सोसाइटी में एक नवजागरण लाना। तो उसके साथ इनडायरेक्टली एक कंट्रीब्यूट भी किया नेशनलिस्ट मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे जब यूनिटी आएगा तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक जगह होके, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में भी फाइट करने के लिए, मतलब एक नेशनलिज्म, जो जातीयता मनोभाव, वही फीलिंग्स जो आता है, वो सब पहले कास्ट सिस्टम के लिए सब दूर हो गया था, मतलब उनके बीच में यूनिटी नहीं था। जब जब ऐसे प्यार आया, यूनिवर्सल ब्रदरहुड आया, तो उन लोगों के बीच में ऐसा आएगा ना, मेरा देश को कोई आके शासन कर रहा है तो उनको हम लोग दूर करना चाहिए, हम लोग यूनिफाई होना चाहिए। तो ऐसे सबका थॉट कैसे आया, इनडायरेक्टली थ्रू द इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट लेड बाय द राजा राममोहन रॉय। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज द रिफॉर्मर ऑफ ऑल सोशल एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इट स्प्लिट इंटू टू इन 1866 में ये दो भाग में मतलब बंट गया। कैसे ना, जब राजा राममोहन रॉय का डेथ हो गया 1833 में, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ 1833, मैंने राजा राममोहन रॉय का डेथ के बाद 1833 में, तो फिर क्या हुआ ना, उनका जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर, तो वो कोशिश किए कि इसको लीड करने के लिए। जब वो लीड किए तो बीच में 1842 में, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिखी हूँ बट आप थोड़ा सा देखो, 1842 में केशव चंद्र सेन आ गए, तो वो आके ब्रह्म समाज ज्वाइन किए। जब समाज ज्वाइन किए तो उनके बीच में और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो उनका ओपिनियन था, थोड़ा मतलब उनका मिला नहीं, दोनों का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंस आया उनका ओपिनियन में। तो वो क्या किए ना, बोले कि केशव चंद्र सेन को बोले तो निकल जा मेरे ग्रुप से। जब वो निकल गए, तो जब निकल गए 1866 में, 1866 में निकलने के बाद, तो क्या किया ना, वो खुद का एक सभा बनाए, और सभा का नाम हो गया ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। वो जो था ओनली ब्रह्मा समाज, ये हो गया ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया। जब वो ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया बन गया, तो फिर क्या हुआ ना, देवेंद्रनाथ टैगोर का जो था, जो सभा था, मतलब जो कि पहले से लीड कर रहे थे राजा राममोहन राय का जो डेथ के बाद, उनका जो सभा को लीड कर रहे थे, उसका नाम था ब्रह्मा समाज, इसका नाम हो गया ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया। तो जब इनका ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया हो गया, तो उनका नाम हो गया, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर का सभा का नाम हो गया, चेंज हो गया, ब्रह्मा आदि ब्रह्मा समाज, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस जानना चाहिए। तो 1800 यहाँ पे देखो, मतलब इसका मतलब है 1866 में स्प्लिट भी हुआ, दो भाग में बट गया। एक केशव चंद्र सेन का हो गया, एक देवेंद्रनाथ टैगोर का हो गया। इनका आदि ब्रह्म समाज हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर का, और इनका हो गया क्या, केशव चंद्र सेन का हो गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया 1866 में। तो और एक क्या है, केशव चंद्र सेन कब छूट गए, यहाँ से निकल गए, वो भी 1866 में निकलने के बाद वो बनाए। उसके बाद आत्माराम पांडुरंग को भी सिखाए, बोले कि तुम एक कुछ सभा बनाए, तो उनका सभा का नाम था प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, जो कि 1867 में बना था, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द आदि ब्रह्म समाज एंड स्प्लिटिंग ऑफ द आदि ब्रह्म समाज एंड ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। फिर देखते हैं प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन थे। देवेंद्रनाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे, और उनका बीच में डिवाइड हो भी कि ना भी हो, बट ब्रह्म समाज के कौन कौन लीडर थे।
देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, फिर देखते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या कहलाए। रॉय डिड मोस्ट टू डिसेमिनेट द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन हिज कंट्रीमेन। ही सपोर्टेड डेविड हेयर को सपोर्ट किए। हिंदू कॉलेज बना 1817 में, हिंदू कॉलेज बना। रॉयस इंग्लिश स्कूल टॉट मैकेनिक्स एंड वोल्टायर्स फिलोसफी। तो ये जो था उनका जो बना हिंदू कॉलेज, तो क्या क्या पढ़ा रहा था, वोल्टायर्स फिलोसफी को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, मैकेनिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। तो 1825 में एक वेदांता कॉलेज भी बना, वेयर कोर्सेस इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल फिजिकल साइंसेस वेयर ऑफर्ड। तो खाली वेदांत के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, उसके साथ लर्निंग, इंडियन लर्निंग भी दिया गया और वेस्टर्न सोशल फिजिकल साइंसेस भी पढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में आएगा 1817 और 1825 को थोड़ा ध्यान देना है। 1817 जो है हिंदू कॉलेज है और ये है वेदांता कॉलेज जो कि 1825 में हुआ था। और कभी कभी आ जाता है किसके साथ बनाए थे, तो डेविड हायर्स। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या क्या है। सिविल लिबर्टीज में क्या किए, रॉय impressed and admired the British system of institutional government to the civil liberties it gave to people. He wanted to extend the benefits of that system of government Indian people. वो चाहते कि जो सिविल लिबर्टीज जो है, मतलब जितने पीपल हैं उन लोगों को सही से सही ढंग से लिबर्टी मिलना चाहिए और वो उनको थोड़ा स्वाधीन होना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। तो वैसे टाइप का वो भी कोशिश किए थे। तो फिर प्रेस और फ्रीडम जो था, प्रेस का फ्रीडम भी देने का कोशिश किए थे, क्योंकि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था प्रेस में रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कभी कोई लिख रहा है क्या, जब लिखेगा तो इंडिया लोग जो हैं वो लोग के बीच में नेशनलिज्म पैदा हो गया, अभी वो लोग सब यूनाइट होकर उनको भगा देंगे। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं ना, प्रेस में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे। तो राजा राम मोहन रॉय क्या कहते हैं ना, प्रेस में थोड़ा फ्रीडम लाने का कोशिश की। थ्रू हिज राइटिंग्स एंड एक्टिविटीज ही सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर फ्री प्रेस इन इंडिया। ठीक है, तो व्हेन सेंसरशिप वाज रिलैक्स्ड बाय लॉर्ड हास्टिंग्स इन 1819, तो एक सेंसरशिप एक्ट पास हुआ था। उसका मतलब क्या था, जो कि जो भी एक न्यूज़पेपर जो भी निकालेगा उसका जो हेड होगा, मतलब जो भी पब्लिश करेगा उसका मतलब बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ दैट आर्टिकल माने ही विल बी रिस्ट्रिक्टेड एंड उनका सेंसरशिप, मतलब कौन है उसका एडिटर, कौन है, क्या है, नहीं है, उसको एक्ट के जरिए से उसको थोड़ा सा चेक किया जाता था। तो उसको रिलैक्स्ड कर दिया गया हस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड हस्टिंग उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिए थे 1819 में। तो राजा राम मोहन रॉय फाउंड 3 जर्नल्स, 3 जर्नल्स मतलब बनाए थे। एक था ब्राह्मणिकल मैगजीन जो कि 1821 में बना था, द बंगाली वीकली संवाद कौमुदी जो था 1821 में, एंड द पर्शियन वीकली मीरतुल अकबर। ये 3 न्यूज़पेपर को वो क्या कहना पब्लिश किए थे। ठीक है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के लोगों से बहुत सारे टैक्स कलेक्शन कर रहा था, तो टैक्सेस को वो रिड्यूस करना चाहे और उसको बंद कर देना चाहे। रॉय कंडेम द ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ द बंगाली जमींदार्स, और बंगाली जमींदार्स भी बहुत लूट रहे थे लोगों को, तो उनके अगेंस्ट में भी वो कोशिश की कि ये सब चीज़ से दूर रखने के लिए। तो डिमांडेड फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम ट्रेंड्स, तो बोले कि मिनिमम बस जस्ट एक पर्टिकुलर 5% होगी, 2% होगी, 1% टैक्स को फिक्स कर दो जो कि वो लोग देंगे, ऐसे मतलब आप फ्लक्चुएट मत करो। ही ऑल्सो डिमांडेड द अबोलिशन ऑफ टैक्सेस एंड टैक्स फ्री लैंड्स, तो बोले कि पूरे टैक्सेस को अबोलिश करो, टैक्स फ्री लैंड दो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ही कॉल्ड फॉर एजुकेशन टू एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स अब्रॉड, द एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स। तो वो ये भी कोशिश किए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग राइट्स था उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा कोशिश की, हर चीज़ में वो कोशिश किए हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या लाए, डिमांडेड इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज, मतलब पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, जो अच्छा अच्छा सर्विस था वो सर्विस में सिर्फ अपने लोगों को रख देते थे, इंडिया लोगों को छोटे छोटा जॉब में रखते थे। तो उसके लिए वो बोले कि इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज, जो अच्छा अच्छा सर्विसेज है सबको इंडियनाइजेशन करो, एंड सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, वो बोले कि एग्जीक्यूटिव की जुडिशरी से दूर रखो। ही डिमांडेड इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस, वो बोले कि भारतीय लोग और यूरोपियंस लोग के बीच में भी यूनिटी लाना चाहिए, मतलब उन दोनों को एक ही नज़र से दिखना चाहिए, इक्वालिटी रहना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो यूरोपियंस को बहुत अच्छे नज़र से देखते थे, जो इंडियंस को छोटे नज़र से देखते थे और छोटे छोटे पोस्ट पर उनको रखते थे।
उसके बाद ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देके इसको अपने कॉपी में लिख लो और इसको याद भी रख लो। तो उनका लिटरेरी वर्क बहुत कुछ था, बहुत कुछ वो ट्रांसलेट किए थे, बहुत कुछ लोगों को दिखाए थे, बहुत कुछ लोगों के पास लाए थे और रिफॉर्म लाने का कोशिश किए थे, इराडिकेट करने का कोशिश किए थे, अबोलिश करने का कोशिश किए थे, बहुत सारा बुरा बुरा चीज़ जो कि सतीदाह प्रथा हो कि वुमेन एजुकेशन को भी वो प्रोत्साहित किए थे और विडो रीमैरेज को प्रोत्साहित किए थे, वुमेन एजुकेशन को प्रोत्साहित किए थे, चाइल्ड मैरिज को अबोलिश करने का कोशिश किए थे। ऐसे इसके साथ साथ कुछ बुक्स भी लिखे थे जो कि इंडियन लोग को बहुत इंस्पायर किए थे, ठीक है, बाय हिज राइटिंग। तो क्या क्या था लिटरेरी वर्क्स, क्या क्या था, क्या क्या करे थे, तो कुछ लिखे थे। एक था यहाँ पे बोलते हैं, हाँ, तुहफत उल मुआहिदीन। तो मैं इसको बोली थी 1803 या 4, मतलब 2 टाइम ए पीरियड में वो लिखे थे। कोई कोई बुक में 3 देता है, कोई कोई बुक में 4 देता है। तो ऐसे कुछ नहीं, जब 3 आएगा तो ऐसे तो पूरा मिलके नहीं आएगा, जब आएगा तो ऐसे ही आएगा। और ऐसा ज़्यादा ऐसा ईयर नहीं पूछता, ज़्यादा पूछता है उसका बुक्स का नाम क्या है, नहीं बुक्स, ये बुक्स किसके द्वारा प्रचलित हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वेदांत ग्रंथ। जो वेदांत ग्रंथ था वो कब था, वो था 1815 में, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, रुको थोड़ा से, यहाँ पे देखो, केनोपनिषद, ट्रांसलेशन ऑफ एन अब्रीचमेंट ऑफ द वेदांता, एक है, एक ये है, 2 क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ एन अब्रीचमेंट ऑफ द वेदांता सारा, वेदांता सारा, ये 2 नंबर है। और 3 नंबर है ईशोपनिषद। तो ऐसे पड़ेगा कि केनोपनिषद जो कि राजा राममोहन रॉय के द्वारा ट्रांसलेट हुआ था और कब हुआ था, 1816 में। तो ऐसा पूछेगा ट्रांसलेशन ऑफ एन अब्रिजमेंट ऑफ द वेदांता शारा कब हुआ था ना, 1816 में। ईशोपनिषद राजा राममोहन रॉय द्वारा कब ट्रांसलेट हुआ था, ये 1816, 3 है यहाँ पे, 1816 में आता है। तो उसके बाद है कठोपनिषद कब हुआ था, 1817 में। उसका बाद ए कॉन्फ्रेंस बिटवीन द एडवोकेट फॉर एन अपोनेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग विडोज अलीव बंगाल एंड इंग्लिश, ये कब हुआ था, 1818 में। इसको याद रखना, कॉन्फ्रेंस एक हुआ था जो कि सतीदाह प्रथा और विडोज के बारे में, वो था 1818। उसके बाद है मुंडा का उपनिषद 1819। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ए डिफेंस ऑफ हिंदू थेइज्म 1820 में हुआ था। थोड़ा सा इसको मेमोराइज करना है आपको। फिर देखते हैं बंगाली ग्रामर जो कि 1826 में हुआ था, बंगाली ग्रामर। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, द यूनिवर्सल रिलीजन, ये था 1829 में। उसके बाद है गौड़िया व्याकरण 1833 में। उसके बाद 1833 में ही वॉज डाइड, ठीक है, 1833 में गौड़िया व्याकरण। तो इतना जो था ये सब था राजा राममोहन रॉय का अचीवमेंट और उनका रिफॉर्म्स और उनका लाइफ। तो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिटेड फॉर all your competitive examinations and also graduation level, and it will be benefited as a subjective and objective question answer. Thank you for